हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक हम 180 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 9 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 10 में हम 181 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 181। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हम पहले यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, जब हमने समचतुर्भुज पढ़ा था तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि अगर हम किसी वर्ग को फोर्स लगा करके तिरछा कर दें तो वो हमारा एक समचतुर्भुज बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम एक आयत ले लें ए बी सी डी, जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है, अगर हम इस आयत को फोर्स लगा करके तिरछा कर दें तो इस प्रकार ये जो हमारी आकृति बनी है ये होता है एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं, जबकि समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमने यहाँ पर ए बी की लंबाई एल के बराबर ली है, तो यहाँ पर सी डी की लंबाई भी एल के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से ए डी पैरेलल है बी सी के, और बी सी की लंबाई हमने ली है बी के बराबर, तो यहाँ पर ए डी की लंबाई भी बी के बराबर ही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर AD और BC दोनों पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पर AB उनको काट रही है। अगर यहाँ पर AB उनको काट रही है तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B दोनों मिलकर के 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से AD और BC को काट रही है CD। अगर CD उनको काट रही है तो यहाँ पर एंगल C और एंगल D मिलकर के भी 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। इस बार हम पैरेलल लाइंस ले लेते हैं AB और CD को। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो उनको काट रही है ए डी। अगर ए डी उनको कट कर रही है तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी मिलकर के 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ए बी और सी डी को काट रही है बी सी, तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी मिलकर के 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए, अगर किसी चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो उस चतुर्भुज के आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। अब देखिए, इसके आगे हम क्या करते हैं, इस समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों को मिला देते हैं। हम यहाँ पर A और C को मिला देते हैं और B और D को मिला देते हैं, और ये दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं O। अब देखिए, जिस प्रकार समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में भी दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर AC बराबर नहीं है BD के। इसके अलावा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंबसमद्वि भाजक होते हैं, यानी कि वे एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल का कोण बनाते हैं, और वे एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड करते हैं। जबकि अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो कोण O है ये 90 डिग्री का नहीं है, जबकि इसके जो ये विकर्ण हैं ये एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर AO बराबर हो जाएगा OC के, और BO बराबर हो जाएगा BD के। इसके अलावा अगर हम बात करें शीर्ष कोण को बांटने की, तो समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जबकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये शीर्ष कोणों को यहाँ पर दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं करते हैं। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर विकर्ण खींचे तो हमारे पास कुछ त्रिभुज बन करके आए हैं। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पर आपस में बराबर हैं। जब देखिए हमने यहाँ पर विकर्ण AC खींचा, तो AC विकर्ण खींचने से हमारे पास दो त्रिभुज बने, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। तो यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे, और इन दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा।
इसी प्रकार से जब हमने यहाँ पर विकर्ण खींचा BD, तो यहाँ पर फिर से दो त्रिभुज बने। यहाँ पर एक बना BAD और दूसरा बना BCD। तो यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो जाएंगे और फिर से इन दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल हैं वो ABCD के क्षेत्रफल के आधे हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पर हम कंबाइन रूप से इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BCD बराबर त्रिभुज ADC बराबर त्रिभुज DAB और ये बराबर है 1/2 ABCD। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये दोनों विकर्ण मिल करके इस समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज AOB, ये बराबर है त्रिभुज BOC, ये बराबर है त्रिभुज COD और ये बराबर है त्रिभुज AOD। और ये चारों जो त्रिभुज हैं ये बराबर हैं 1/4 ABCD के। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला है 1/2 D1 गुणा D2 साइन थीटा। जब देखिए हमने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था 1/2 D1 गुणा D2। वहां पर हमने साइन थीटा नहीं पढ़ा था। वहां पर हमने साइन थीटा इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। तो वहां पर थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमारे साइन 90 का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वहां पर हमने समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 1/2 D1 गुणा D2। लेकिन समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है 1/2 D1 गुणा D2 साइन थीटा। इसी प्रकार हमने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था A² साइन थीटा। समचतुर्भुज में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं तो वहां पर हमने लिया था A²। लेकिन यहाँ पर हमारे समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारे क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू B इंटू साइन थीटा। इसके अलावा देखिए हमने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला पढ़ा था आधार गुणा लंब। अब वो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आधार लें AB को तो यहाँ पर हम एक लंब गिरा लेते हैं H1। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा L गुणा H1 यानी कि आधार गुणा लंब। अब यहाँ पर हमने आधार लिया है AB को। अब इस बार अगर हम आधार BC को लें तो यहाँ पर हमारा लंब आ जाएगा H2। इस बार हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू H2। अब यहाँ पर देखिए LH1 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और BH2 भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख लेंगे। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो हमारे पास एक और रिजल्ट निकल कर आएगा L/B बराबर H2/H1। यहाँ पर H2 है समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी और H1 है समांतर चतुर्भुज की लंबी भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु ले लेते हैं और उस बिंदु से समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्षों को मिला देते हैं। जब हम चारों शीर्षों को मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो चार त्रिभुज बन करके आए हैं हम इनके क्षेत्रफल ले लेते हैं A1 A2 A3 A4। जब देखिए हमारे पास ये जो विकर्ण AC और BD है ये अगर सीधे सीधे नहीं जाते हैं तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज के एरिया हैं यहाँ पर अगर हम इनके बीच के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर A1 प्लस A3 बराबर होंगे A2 प्लस A4 के। इसके अलावा अगर यहाँ पर हमारे विकर्ण सीधे सीधे जाते हैं तो यहाँ पर A1 गुणा A3 बराबर होते हैं A2 गुणा A4 के। इसके अलावा देखिए अगर हमसे कभी किसी क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर देखिए इसके विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण और भुजाओं के बीच में एक रिलेशन होता है। यहाँ पर AC² प्लस BD² बराबर होता है 2AB² प्लस BC² के। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन हमसे कभी कभी और पूछा जाता है, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे समांतर चतुर्भुज ABCD की चौड़ाई है BC और लंबाई है AB। अब हमसे कभी कभी क्या कहता है कि चौड़ाई और लंबाई के मध्य बिंदुओं को मिला देता है। तो हम यहाँ पर BC का मध्य बिंदु ले लेते हैं N और AB या CD किसी एक का मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर CD का मध्य बिंदु ले लेते हैं M। अब यहाँ पर M और N को मिला देते हैं और इन दोनों को मिलाने के बाद इनको विपरीत शीर्ष से मिला देते हैं, यानी कि हम इसको मिला देते हैं A से। अब यहाँ पर अगर हम त्रिभुज AMN और चतुर्भुज ABCD की बात करें तो इन दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका रेशियो होता है 3:8 या 3/8।
तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में याद रखने हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी। इस समांतर चतुर्भुज की हमें लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसका एक विकर्ण ले लेते हैं बी डी और इसकी लंबाई ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए, जैसे ही हमने समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बीडी खींचा, तो यहाँ पर हमारे समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन चुके हैं। एक त्रिभुज बना है डी ए बी और दूसरा बना है बी ए डी। अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसका दोगुना कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी की। त्रिभुज ए बी डी में ए बी की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, बी डी की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, और ए डी की लंबाई उतनी ही होगी जितनी बी सी की लंबाई है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए डी की लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए, हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा 7 + 15 + 20/2। तो यहाँ पर हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर s की वैल्यू आई है 21, तो यहाँ पर s की जगह आ जाएगा 21। s माइनस ए, 21 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। s माइनस बी, 21 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। और s माइनस सी, 21 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 42 यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, समांतर चतुर्भुज को हम इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसको हम पैरेलल का साइन लगा करके जीएम लिख देते हैं। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट और था जो हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम इसको दो त्रिभुजों में डिवाइड करके किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको दोगुना करते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं तो हमें समांतर चतुर्भुज के किसी भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 182। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा एक कोण 60 डिग्री हो, तब क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। हमें पता है समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। तो यहाँ पर हमारे समचतुर्भुज की एक भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, हमें एक कोण भी दिया हुआ है। जब हमें एक कोण दिया हुआ हो तो हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर a हमारे पास 10 आ चुका है और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 183। किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखिए, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला पढ़ा था LH1 और एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था BH2। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर LH1 बराबर हो जाएगा BH2 के। अब देखिए, यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी हैं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तो चौड़ाई हो जाएगी। तो चौड़ाई को हमने यहाँ पर b लिया है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 15 और l की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 18। इसके अलावा हमें छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर।
छोटी भुजाओं के बीच की दूरी को हम लेते हैं h2, तो यहाँ पर h2 की वैल्यू हो जाएगी 12। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 18 गुणा h1 बराबर 15 गुणा 12। यहाँ से h1 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। देखिए हमने LH1 और BH2 को बराबर रख के एक रिजल्ट निकाला था, और वो रिजल्ट था हमारा L/B बराबर H2/H1। इसको हम पलट करके लिख सकते हैं H2/H1 बराबर L/B। अब इस क्वेश्चन में हमें समांतर चतुर्भुज की लंबाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L की जगह आ जाएगा 18 और B की जगह आ जाएगा 15। यहाँ से H2/H1 आ जाएगा 6/5। अब देखिए हमें छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी को हम लेते हैं h2, तो यहाँ पर h2 की वैल्यू दे रखी है 12। अब हमारे पास आ रही है 6, तो यहाँ पर हम 6 की कंपेयर कर देंगे 12 से, तो यहाँ पर 12 6 का 2 गुना है। हमसे पूछिए बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी जो 5 आ रही है हम इसका भी 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 184। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB 24 सेंटीमीटर तथा AD 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB तथा DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तब भुजा AD तथा BC के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए ये भी हमारा सेम क्वेश्चन ही है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। अब हमसे कहा गया है कि AB बराबर है 24 सेंटीमीटर के। अब AB होती है हमारी लंबाई के बराबर, तो यहाँ पर हमारी लंबाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें AD की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। AD और BC दोनों चौड़ाई होती हैं, तो यहाँ पर हमारी B की वैल्यू हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। भुजाओं AB तथा DC के बीच की दूरी हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए AB और DC के बीच की जो दूरी होती है हम उसको लेते हैं h1 के बराबर, तो यहाँ पर h1 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पर देखिए हम इसको फिर से दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं LH1 बराबर BH2 से। यहाँ पर L की वैल्यू है 24, H की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 16 और H2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम इसको H2/H1 बराबर L/B के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लंबाई है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे H2/H1 का रेशियो आ जाएगा 3/2। अब देखिए हमें H1 की वैल्यू दे रखी है 10। अब हमारे पास H1 की वैल्यू आ रही है 2, तो हम क्या करेंगे 10 की कंपेयर कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर 10 2 का 5 गुना है। हमें चाहिए H2 की वैल्यू, तो H2 जो हमारा 3 आ रहा है हम इसका भी कर देंगे 5 गुना। तो यहाँ से हमारे H2 की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 185। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है समचतुर्भुज की बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर पहले समचतुर्भुज की भुजा निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं पहले यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ABCD और इसके दोनों विकर्ण खींच लेते हैं, और जहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं O। अब देखिए हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे पर लंबसमद्विभाजक होते हैं, यानी कि वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर भी काटते हैं और वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम AO को ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ पर हमारी OC भी 4 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हम OB को अगर 3 के बराबर लेते हैं तो यहाँ पर हमारी OD भी 3 के बराबर हो जाएगी। कोण O है 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यहाँ पर AB हो जाएगा कर्ण। अब देखिए ये जो हमारा एक समकोण त्रिभुज है AOB, इसकी एक भुजा आ रही है 3, एक आ रही है 4। हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5। अगर इसकी दो भुजाएं 3 और 4 हैं तो इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे समचतुर्भुज की एक भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए जितनी इसकी भुजा है उतनी ही वर्ग की भुजा है, तो हमारे वर्ग की भुजा भी 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 186।
किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। अब हमें इस समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अगर इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि समचतुर्भुज का परिमाप 4a होता है। तो 4a बराबर हो जाएगा 20 के, तो यहाँ पर एक भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसके अलावा हमें एक विकर्ण दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम AC को ले लेते हैं 8 के बराबर। अगर AC 8 के बराबर है तो जब हम यहाँ पर BD खींचते हैं तो ये दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर AO हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर और OC भी 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर OB की लंबाई निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो त्रिभुज है AOB, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कोण O 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर इसके सामने की जो AB भुजा है ये कर्ण के बराबर हो जाएगी। तो देखिए हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5। यहाँ पर हमारे पास कर्ण 5 आ रहा है, एक भुजा AO 4 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर OB की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। अगर OB 3 सेंटीमीटर के बराबर है तो OD भी 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आ चुके हैं। तो हमारे पास समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 D1 गुणा D2। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 8 गुणा 6। तो यहाँ से हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 187। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा बी सी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल ए सी तथा ए डी अनुपात बी डी बराबर 3:2। समलंब ए सी ई डी तथा त्रिभुज बी ई डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। अब हमसे आगे कहा गया है कि इस त्रिभुज की भुजा ए बी तथा बी सी पर दो बिंदु डी तथा ई हैं। तो हम यहाँ पर ए बी भुजा पर बिंदु ले लेंगे डी और बी सी भुजा पर बिंदु ले लेंगे ई। आगे हमसे कहा गया है कि डी ई पैरेलल है ए सी के। तो हम यहाँ पर D और E को मिला लेंगे। तो यहाँ पर DE हमारे पास भुजा आ जाएगी और ये समानांतर है AC के। आगे हमसे कहा गया है कि AD अनुपात BD है 3:2। तो यहाँ पर देखिए हम AD को ले लेंगे 3 के बराबर और BD को ले लेंगे 2 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है समलंब ACED तथा त्रिभुज BED के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए आपको चित्र में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BED। अगर हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो इन दोनों त्रिभुज में एक कॉमन कोण है, कोण B। तो यहाँ पर ये जो कोण B है ये दोनों के लिए बराबर होगा। जितना ये त्रिभुज ABC के लिए है उतना ही त्रिभुज BED के लिए होगा। इसके अलावा अगर हम एक दूसरे कोण की बात करें तो देखिए त्रिभुज BED में एक कोण है, कोण E, और त्रिभुज ABC में एक कोण है, कोण E। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर DE और AC दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर अगर ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं तो इनके द्वारा जो बनने वाले कोण हैं ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोण E बराबर हो जाएगा कोण C के। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के। अब देखिए हमारे पास दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं। अब देखिए अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना है, उसकी भुजा का वर्ग करना है। तो यहाँ पर अगर हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर त्रिभुज ABC की अगर हम AB भुजा देखें तो वो बराबर है AD प्लस BD के। AD है 3 के बराबर और BD है 2 के बराबर, यानी कि AB 5 के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 के बराबर। इसी प्रकार हम निकालते हैं त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BED की जो भुजा BD है ये 2 के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिभुज BED का क्षेत्रफल हो जाएगा 4। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ चुका है और त्रिभुज BED का क्षेत्रफल आ चुका है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है समलंब ACED का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से त्रिभुज BED के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम 21 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास समलंब ACED का क्षेत्रफल आ जाएगा 21।
हमसे पूछा है समलंब ACED तथा त्रिभुज BED के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमारे पास समलंब ACED का क्षेत्रफल आ चुका है 21 और त्रिभुज BED का क्षेत्रफल आ चुका है 4। तो यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 21:4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 188। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है तब क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समचतुर्भुज की एक भुजा दी हुई है और वो भुजा दी हुई है वर्ग की भुजा के बराबर, और वर्ग के बारे में कहा गया है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो 40√2 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर वर्ग का विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 40 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि हमें पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण में से √2 हटा देंगे तो हमारे पास वर्ग की भुजा आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब जितनी वर्ग की भुजा है उतनी ही समचतुर्भुज की भुजा है, तो यहाँ पर हमारे पास समचतुर्भुज की भुजा आ जाएगी 40 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। इस समचतुर्भुज की एक भुजा आ चुकी है 40 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसके आगे हमें समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात दिया है 3:4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण खींच लेते हैं। यहाँ पर हम A और C को मिला देते हैं और B और D को मिला देते हैं। जिस जगह दोनों काटते हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं O। अब देखिए ये अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4। अब हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 3 और 4 ले लें इसके विकर्ण, तो यहाँ पर 4 का आधा तो 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दशमलव में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके विकर्णों को 2 गुना कर लेते हैं। यहाँ पर हम विकर्ण ले लेते हैं 6 और 4। यहाँ पर हमारा अनुपात फिर से 3:4 ही है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए इसलिए हम इसको 2 गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम AC को ले लेते हैं 8 के बराबर और BD को ले लेते हैं 6 के बराबर। अब हमें पता है जब इन दोनों को हम खींचेंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम AO को ले लेंगे 4 और OB को ले लेंगे 3 के बराबर। अब देखिए हमारा त्रिभुज AOB जो होता है ये एक समकोण त्रिभुज होता है और AB होता है इसका कर्ण। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3, 4, 5 के ट्रिपलेट में दो भुजाएं तो आ रही हैं 3 और 4, लेकिन हमारे पास कर्ण 40 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि हमारा कर्ण आना चाहिए 5 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 की कंपेयर कर देते हैं 40 से। तो यहाँ पर 40 5 का 8 गुना है। तो हमारी जो बाकी की दो भुजाएं आ रही हैं 3 और 4, हम इनका भी 8 गुना कर देते हैं। तो जब हम 3 का 8 गुना करेंगे तो वो हो जाएगी 24 के बराबर, और जब हम 4 का 8 गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 32 के बराबर। अब देखिए ये हमारे पास आधे आधे विकर्ण हैं। अगर हम इनको पूरा करेंगे तो यहाँ पर OD की लंबाई भी 24 के बराबर हो जाएगी और OC की लंबाई 32 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आ चुके हैं। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणा D2। यहाँ पर एक विकर्ण आ चुका है 48 और दूसरा विकर्ण आ चुका है 64। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा 48 गुणा 64। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 189। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC बराबर CQ तब। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। अब हमसे आगे कहा गया है कि भुजा BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC बराबर CQ। तो हम क्या करते हैं, BC को आगे बढ़ा लेते हैं Q तक और BC और CQ को बराबर ले लेते हैं। अब देखिए हमें जो यहाँ पर नीचे रिजल्ट दिए हुए हैं उनमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिभुज DCQ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों त्रिभुजों को बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर A और C को मिला देते हैं और D और Q को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCQ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज ABC की जो भुजा BC है वो त्रिभुज DCQ की भुजा CQ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसके अलावा त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है ये त्रिभुज DCQ की भुजा DC के बराबर हो जाएगी। ये बराबर क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है।
तो अगर ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी क्यू की दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। अब अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसकी तीसरी भुजा भी बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर ए सी और डी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी क्यू की तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी हैं। अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी क्यू। क्वेश्चन नंबर 190, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। भुजा BC तथा CD के मध्य बिंदु P तथा Q है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब APQ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। अब देखिए हमें तीसरी लाइन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर हमें त्रिभुज ABC बनाना है तो हमें A और C को मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम A और C को मिला देते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर ACD का क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर ACD का क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ चुका है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसको याद रखिए कि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है कि भुजा BC तथा CD के मध्य बिंदु P तथा Q हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर BC का मध्य बिंदु ले लेते हैं P और CD का मध्य बिंदु ले लेते हैं Q। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। अब देखिए अगर हमें त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बताना है तो हमें त्रिभुज APQ बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज APQ बना लेते हैं। तो देखिए हमारा त्रिभुज APQ इस तरह का बन जाता है। अब देखिए जब हमने समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर समानांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई के मध्य बिंदुओं को मिला करके उन्हें सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो उनके द्वारा जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल और पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो 3:8 होता है। तो हम यहाँ पर उसका यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABQ और हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है ABCD। तो यहाँ पर त्रिभुज APQ बटे समानांतर चतुर्भुज ABCD का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8। अब हमें बताना है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज APQ बराबर हो जाएगा 3/8 गुणा समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमने निकाला था 24, तो यहाँ पर उसकी जगह आ जाएगा 24। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 191, समचतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तब बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। अब हमें इस समचतुर्भुज का एक कोण दिया हुआ है 60 अंश का। तो यहाँ पर अगर हम कोण A को 60 अंश का लें तो कोण A के सामने का कोण C भी 60 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण A और कोण C बराबर हो जाएंगे 60 अंश के। अब हमने पढ़ा है समचतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएंगे 180 अंश के। तो यहाँ से हमारा कोण B निकल करके आ जाएगा 120 अंश। अगर हमारा कोण B 120 अंश है तो उसके सामने का कोण D भी 120 अंश के बराबर हो जाएगा। अब हमें समचतुर्भुज की एक भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम AB ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमसे पूछा है बड़े विकर्ण की लंबाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा विकर्ण होता है वो होता है बड़े कोण के सामने का विकर्ण। तो यहाँ पर हमारे बड़े कोण हैं कोण B और कोण D। तो अगर हम कोण B और कोण D के सामने का विकर्ण खींचेंगे तो वो आ जाएगा हमारा AC। तो हमें यहाँ पर AC की लंबाई बतानी है। तो देखिए जब हम यहाँ पर AC को खींचते हैं तो AC कोण A और कोण C को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर कोण A और कोण C 30-30 अंश में डिवाइड हो जाएंगे।
अब हम यहाँ पर दूसरा विकर्ण भी खींच लेते हैं BD। तो यहाँ पर जब हम BD को खींचते हैं तो यहाँ पर हमारे कोण B और कोण D भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे और ये यहाँ पर 60-60 अंश के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा त्रिभुज AOB इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कोण A 30 अंश का है और कोण B हमारा 60 अंश का है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा कोण A है 30 अंश का। हम यहाँ पर क्या करते हैं, tan 30 की वैल्यू निकाल देते हैं। tan 30 बराबर होता है 1/√3 के, लेकिन त्रिकोणमिति में tan बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो यहाँ से हमारे पास लंब की वैल्यू आ जाएगी 1 और आधार की वैल्यू आ जाएगी √3। तो यहाँ पर हमारा आधार है AO, तो हमारा यहाँ पर AO हो जाएगा √3 और लंब है OB, तो यहाँ पर OB हो जाएगा 1। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कर्ण। हमें पता है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार है √3, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, प्लस लंब का वर्ग, लंब है 1, 1 का वर्ग हो जाएगा 1। यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कर्ण आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पर हम AB को लिख लेते हैं 2। अब देखिए हमारे पास ये जो तीनों वैल्यू आई हैं, AO की वैल्यू √3, OB की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू 2, इसको हम अपने समचतुर्भुज में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB की जगह आ जाएगा 2, OB की जगह आ जाएगा 1 और AO की जगह आ जाएगा √3। अब देखिए हमें AB की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जबकि हमारी आ रही है 2 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की कंपेयर कर देंगे 8 से। तो यहाँ पर 8 2 का 4 गुना है। तो यहाँ पर हमारी OB की वैल्यू जो 1 और OA की वैल्यू जो √3 आ रही है, इनका भी हम 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी OB की वैल्यू हो जाएगी 4 और OA की वैल्यू आ जाएगी 4√3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछी है बड़े विकर्ण की लंबाई। बड़ा विकर्ण है हमारे पास AC। AC का जो आधा है OA, OA की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4√3। तो अगर हमें पूरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो हमें 4√3 का 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 4√3 प्लस 4√3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बड़े विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 8√3। यहाँ पर देखिए आप 4√3 को 2 बार ऐड करिए, ये 4√3 की 2 से गुणा करिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े विकर्ण की लंबाई आ गई 8√3। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 192। 60 मीटर तथा 40 मीटर भुजाओं वाले समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। अब हमें इस समानांतर चतुर्भुज की लंबाई दी हुई है 60 मीटर, तो यहाँ पर AB की वैल्यू आ जाएगी 60 और इसकी चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर, तो यहाँ पर BC की वैल्यू आ जाएगी 40। अब इसके आगे हमें समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया हुआ है 80 मीटर, तो यहाँ पर हम A और C को मिला देते हैं और AC को ले लेते हैं 80 मीटर के बराबर। अब देखिए जैसे ही हमने AC को मिलाया तो हमारा समानांतर चतुर्भुज दो बराबर भागों में बट गया। यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करेंगे तो हमारे पास समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो त्रिभुज ABC है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। एक आ रही है 60 मीटर, एक आ रही है 40 मीटर और एक आ रही है 80 मीटर। जब हमारे किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो वो हमारा एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें उसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर S बराबर हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 80/2। तो यहाँ से हमारे पास अर्ध परिमाप आ जाएगा 90 मीटर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पर S की वैल्यू आ चुकी है 90। 90 में से 60 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, 90 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 और 90 में से 80 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 300√15 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 300√15 का जब हम 2 गुना करेंगे तो हमारे पास समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा 600√15 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 193। समलंब ABCD की भुजा AD तथा BC समानांतर हैं। ABCD तथा AED के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमें समलंब ABCD तथा AED के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इनके क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम पहले निकालते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। हमें पता है समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यहाँ पर हमें समानांतर भुजाएं दे रखी हैं AD और BC। तो यहाँ पर हमारे समलंब ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AD प्लस BC गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई आ रही है EN, क्योंकि EN जो है AD भुजा पर लंब है। तो यहाँ पर हमारी ऊंचाई हो जाएगी EN। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे EN से। अब हम निकालते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। हमने पढ़ा है किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर देखिए 1/2 त्रिभुज AED का जो आधार है हम उसको लेते हैं AD के बराबर, और जो उस पर लंब है वो है EN। तो यहाँ पर त्रिभुज AED का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 AD गुणा EN। अब हमें बताना है समलंब ABCD और AED के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, समलंब ABCD का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और AED का क्षेत्रफल नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इनके क्षेत्रफल को ऊपर और नीचे रख करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इनका अनुपात आ जाएगा AD प्लस BC डिवाइड बाई AD। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 194, समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट तथा विकर्णों का योग m यूनिट हो, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 2p यूनिट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक समचतुर्भुज आ जाता है ABCD। अब हमें इसका परिमाप दिया हुआ है 2p यूनिट। हमें पता है समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। तो 4a बराबर हो जाएगा 2p के। तो हमारे पास समचतुर्भुज की एक भुजा आ जाएगी p/2। तो हम यहाँ पर AB को ले लेते हैं p/2 के बराबर। इसके अलावा हमें समचतुर्भुज के विकर्णों का योग दिया हुआ है m यूनिट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्णों को अपनी तरफ से मान लेंगे। देखिए हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण जो भी मानेंगे हम उसको डबल मानेंगे। तो हम यहाँ पर AC को ले लेते हैं 2A के बराबर और BD को ले लेते हैं 2B के बराबर। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर AO हो जाएगा A के बराबर और OC हो जाएगा A के बराबर। इसी प्रकार से OB हो जाएगा B के बराबर और OD हो जाएगा B के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB। इसका जो कोण O है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोण O आ रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे कोण O के सामने की जो भुजा है AB, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर हमारा कर्ण है p/2। p/2 का वर्ग हो जाएगा p²/4। बाकी की जो दो भुजाएं हमारे पास रह गई वो रह गई a और b। तो a का वर्ग हो जाएगा a² और b का वर्ग हो जाएगा b²। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a² प्लस b² बराबर p²/4। यहाँ पर जब हम 4 के जरिए से गुणा करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी 4a² प्लस b² बराबर p²। यहाँ पर हम इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि विकर्णों का योग m यूनिट के बराबर है। अब हमारे जो विकर्ण हैं वो हमने माने हैं 2a प्लस 2b। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b बराबर हो जाएंगे m के। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों का कर देते हैं वर्ग। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो आ जाएगा हमारे पास 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab बराबर m²। यहाँ पर हम 8ab को दूसरी साइड भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a² प्लस 4b² बराबर m² माइनस 8ab। अब देखिए हमारे पास 4a² प्लस 4b² की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m² माइनस 8ab बराबर p²। यहाँ पर हम 8ab को दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8ab बराबर m² माइनस p²। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। हमने पढ़ा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा 2a गुणा 2b। यहाँ पर हम 2 से 2 कट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गुणा करके आ जाएगा 4ab/2। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8ab की, और हमारे पास क्षेत्रफल आ रहा है 4ab। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे
जब हम ऊपर गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 8ab। 8ab की वैल्यू हम रख देंगे m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और डिवाइड में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 195। किसी समलंब की समानांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। यदि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच 4 सेंटीमीटर दूरी हो तब समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यहाँ पर हमारे पास समानांतर भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा 14, क्योंकि ये 14 हमारे पास दोनों समानांतर भुजाओं का योग है। इसकी गुणा कर देंगे ऊंचाई से, ऊंचाई है हमारे पास 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 196। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई इसकी समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए जब हमने क्वेश्चन नंबर 180 सॉल्व किया था तो हमने वहां पर समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। हमने वहां पर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है समद्विबाहु समलंब के बारे में। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे हमने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा था जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसी प्रकार से अगर ये हमारा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो यहाँ पर इसकी भी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी तो आपस में बराबर हो नहीं सकती हैं, तो यहाँ पर ए डी और बी सी बराबर होंगी। तो यहाँ पर अगर हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की परिभाषा की बात करें तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समानांतर तथा दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पर ए डी बराबर है बी सी के। इसके अलावा देखिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में कोण ए बराबर होता है कोण बी के, और कोण सी बराबर होता है कोण डी के। समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो समानांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी को एक तिरछी भुजा काट रही है ए डी। अगर इसको एक तिरछी लाइन काटती है तो यहाँ पर हमारा कोण ए और कोण डी मिलकर के हो जाएंगे 180 अंश के बराबर। इसी प्रकार से ए बी और सी डी को एक लाइन काट रही है बी सी, तो यहाँ पर हमारा कोण बी और कोण सी मिलकर के हो जाएंगे 180 अंश के बराबर। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा है कि कोण सी बराबर है कोण डी के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण सी और कोण डी को आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पर हमारा कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश के, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब देखिए यहाँ पर कोण ए और कोण सी विपरीत कोण है, इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी भी विपरीत कोण है। तो अगर किसी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है तो हम ऐसे चतुर्भुज को एक चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसको हम पलट करके ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि एक समलंब चतुर्भुज चक्रीय है तो वह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे कह देगा कि एक समलंब चतुर्भुज चक्रीय है, तो वहां पर आपको खुद समझ जाना है कि यहाँ पर ये एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस समलंब चतुर्भुज के विकर्ण खींच लेते हैं। हम यहाँ पर ए और सी को मिला देते हैं और बी और डी को मिला देते हैं। अगर हम देखिए बात करें समलंब चतुर्भुज की, तो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, जबकि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर ए सी बराबर है बी डी के। अब देखिए AC और BD एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं O। देखिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं
ये एक दूसरे का ना तो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं और ना ही एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन इन विकर्णों के जो बड़े भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और जो छोटे भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के और ओ सी बराबर हो जाएगा ओ डी के। इसके अलावा ये जो O बिंदु है, इसके लेफ्ट साइड के विकर्णों का गुणनफल राइट साइड के विकर्णों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि OA गुणा OD बराबर होता है OB गुणा OC के। अब हम देखते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का वर्गों का योग। देखिए, जब हमने समलंब चतुर्भुज पढ़ा था तो हमने वहां पर उसके जो विकर्ण थे उनके वर्गों का योग पढ़ा था, असमानांतर भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर प्लस 2 गुणा समानांतर भुजाओं का गुणनफल। यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू सी डी। ये हमने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज में। ये हमारा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में भी अप्लाई होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी डी की जगह ए सी ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिलकर के 2AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2AC स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए डी और बी सी भी आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी सी की जगह ए डी रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 2AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू सी डी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 2 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी डी। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो देखिए, हम यहाँ पर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकालते हैं। एक तरीका तो वही है जो है समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 ए बी प्लस सी डी गुणा एच। इसके अलावा देखिए, हम एक तरीके से और क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी भुजा पर बिंदु डी से लंब गिराते हैं। तो यहाँ पर हमारा लंब आ जाता है डी एम। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज डी एम ए। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को उठा करके दूसरी साइड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम दूसरी साइड त्रिभुज ऐड करेंगे तो हमारी इस तरह की आकृति बन जाती है। अब देखिए, जैसे ही हमने इधर से त्रिभुज हटा करके दूसरी साइड ऐड किया, तो ये जो हमारा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज था, ये हमारे एक आयत में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम आयत की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको याद रखिए, हम एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज को आयत बना करके आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में याद रखनी है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 196 में हमसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई इसकी समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई क्या है। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। अब इसके जो बिंदु हैं सी और डी, इससे हम ए बी भुजा पर लंब गिरा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी लंब आ जाते हैं डी एम और सी एन। अब देखिए, हमें समानांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:7। अब ये हमारे पास अनुपात है, इसको वास्तविक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें x से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समानांतर भुजाओं की लंबाई आ जाएगी 4x और 7x। अब देखिए, 4x हो जाएगी हमारी सी डी के बराबर। अब जितनी सी डी है उतनी ही एम एन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी एम एन भी 4x के बराबर हो जाएगी। पूरी ए बी है हमारी 7x के बराबर। तो यहाँ पर हमारी ए एम और बी एन ये हमारी दोनों बराबर बराबर रह जाएंगी। तो देखिए, हम क्या करेंगे, 7 में से जब 4 को घटाएंगे एम एन को, तो हमारे पास रह जाएगा 3x। तो यहाँ पर ए एम और एन भी दोनों 3x के बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारा ए एम और बी एन दोनों 1.5x और 1.5x के बराबर आ रही हैं। तो ये हमारी पॉइंट में आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पूरे को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी समानांतर जो भुजाएं हैं, हम इनको ले लेते हैं 8x अनुपात 14x। अभी भी हमारा अनुपात 4:7 ही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी डी को ले लेते हैं 8x। अब अगर हमारी सी डी 8x है तो हमारी एम एन भी 8x हो जाएगी। अब हमारी एम एन है 8x और पूरी ए बी है 14x। तो हमारे पास ए एम और बी एन मिलकर के रह गए 6x के बराबर। अब ये दोनों बराबर हैं, तो ए एम हो जाएगा 3x और बी एन हो जाएगा 3x।
अब हमसे क्वेश्चन की दूसरी लाइन में कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। अब देखिए हमारे पास जो समानांतर भुजाएं हैं वो हमने ली हैं 8x और 14x। 8 और 14 को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 22x। 22x का जब हम 2/11 भाग निकालेंगे तो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी 4x। तो यहाँ पर हम dm को लें या cn को लें एक ही बात है। तो यहाँ पर हम dm को ले लेते हैं 4x के बराबर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी एम ए जो हमारा त्रिभुज है हम इसको हटा करके दूसरी साइड ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो हमारी आकृति इस तरह की बन जाती है। अब देखिए ये हमारा एक आयत बन गया है। अब हमें समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उतना ही इस आयत का क्षेत्रफल भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयत के क्षेत्रफल को अपनी तरफ से निकालते हैं और उसको 176 के बराबर रख देंगे। देखिए हमारे पास इस आयत की जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 8x + 3x यानी कि 11x, और इसकी चौड़ाई आ रही है 4x। तो यहाँ पर इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 11x गुणा 4x, और ये बराबर हो जाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो ये बराबर हो जाएगा 176 के। यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। हमसे पूछा है इसका विकर्ण। तो देखिए विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d और b को मिला देंगे। अब आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² + b²। हमारे पास L है 11x और b है 4x। तो 11x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 121x², और 4x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 16x²। x² ले लेंगे कॉमन तो हमारे पास रह जाएगा 121 + 16। x² को जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर आएगा हमारे पास x, और x की वैल्यू हमने निकाली है 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2। 121 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 137। तो हमारे पास विकर्ण आ जाएगा 2√137 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 197। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे की लंबाई में 2 गुना है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2। यहाँ पर हमसे विकर्ण के बारे में कह रखा है कि एक दूसरे का 2 गुना है। तो यहाँ पर हम एक को x का मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 x गुणा 2x बराबर 256। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 16। हमसे पूछा है बड़ा विकर्ण। हमने विकर्ण माने थे x और 2x, तो यहाँ पर हमारा बड़ा विकर्ण 2x है। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 198। एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यहाँ पर हमारे पास समानांतर भुजाएं हैं 15 और 20। 15 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 35 गुणा h हमें निकालनी है। ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के, और क्षेत्रफल हमको दे रखा है 175 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समलंब की ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 199। किसी कमरे को रंगने का खर्च 120 रुपये है। यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो खर्च 20 रुपये कम होता। कमरे की चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जो पहले खर्च दे रखा है वो दे रखा है 120 रुपये, और आगे हमसे कह रखा है कि खर्च हमारा 20 रुपये कम होता। 20 रुपये कम होता यानी कि अब हमारा खर्च हो जाएगा 100 रुपये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुपए का रेशियो बना लेते हैं। तो देखिए पहले खर्च हो रहे थे 120 रुपये और अब खर्च होंगे 100 रुपये। इसको जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रुपए का रेशियो आ जाएगा 6:5। अब देखिए जितना हमारे पास रुपए का अनुपात है इतना ही अनुपात हो जाएगा चौड़ाई का। इतना ही अनुपात कैसे हो जाएगा, देखिए अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो हमारे रुपए ज़्यादा खर्च होंगे, और अगर चौड़ाई कम होगी तो हमारे रुपए कम खर्च होंगे। तो जो अनुपात रुपए का है वही अनुपात हो जाएगा हमारे चौड़ाई का। अब देखिए यहाँ पर हमारी चौड़ाई 6 से 5 हो गई यानी कि 1 घट गई। अब यहाँ पर घट रही है 1, और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि चौड़ाई 4 मीटर कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, 1 की कंपेयर कर देंगे 4 से। हमसे पूछिए कमरे की चौड़ाई। कमरे की चौड़ाई है 6, तो हम क्या करेंगे 6 का 4 गुना कर देंगे तो हमारे पास कमरे की चौड़ाई आ जाएगी 24 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 200। किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा तथा 3 मीटर चौड़ा है।
उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करें, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपये प्रति मीटर है। यहाँ पर देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कमरे में कारपेट बिछाना है तो हम पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरे की लंबाई हमको दे रखी है 100 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। तो कमरा एक आयताकार है, तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ जाएगा हमारा 100 गुणा 3 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें इस कमरे में कारपेट बिछाना है। हमें कारपेट की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हम 50 को भाग कर देंगे 100 से। तो हमारे पास कारपेट का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर हमें चौड़ाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो हम उसको भाग कर लेंगे 100 से, गुणा हमें उसकी लंबाई दे रखी है 1 मीटर, तो इसकी गुणा कर लेंगे 1 से। यहाँ पर हमारे पास कारपेट का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो आधा मीटर स्क्वायर का कारपेट है, इसका मूल्य हमें दे रखा है 15 रुपये। तो आधा मीटर का खर्च है 15 रुपये। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है तो हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आ जाएगा 30 रुपये। अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आ चुका है। हमें बिछाना है कमरे में। कमरे का क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 300 से। तो 300 मीटर स्क्वायर का खर्च आ जाएगा 30 गुणा 300 यानी कि 9,000 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।